हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था। आज इसकी नेक्स्ट क्लास मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट शासक है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में करेंगे। आज हम इसकी सामान्य जानकारी और इसके विद्रोह के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसकी योजनाओं और इसके पूर्ण विद्रोह और मृत्यु और मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा। इसका नाम जूना खां और उलुग खां था। उलुग खां की उपाधि इसे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दी गई थी। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया। इसकी मृत्यु पर बदायूनी के द्वारा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए इसे सबसे ऊपर लिखा गया है मेरे द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 34 अभियान हुए, जिसमें से 24 दक्षिण भारत में हुए। दक्षिण भारत में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने दक्षिण में प्रत्यक्ष शासन की नीति अपनाई। प्रत्यक्ष शासन की नीति का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात वहाँ के स्थानीय राजा को शासन न करने दिया जाए और सल्तनत सीधा अपना शासन करे। इससे जनता के मन में सल्तनत के प्रति वो विश्वास भाव नहीं आ पाया, इसलिए उसने राजा के समर्थन में कई विद्रोह किए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें 24 विद्रोह दक्षिण भारत में देखने को मिले थे। इसलिए ये 24 विद्रोह के कारण MBT ने मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि राज्य रोगग्रस्त हो चुका है, जिसका इलाज संभव नहीं है। ये लाइन भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसे सबसे ऊपर लिखा है। प्रशासन, इसकी कई त्रुटियाँ थी, जिसमें एक ये भी त्रुटि थी जिसमें इसने प्रशासन में कुलीनों को स्थान न देकर सादा अमीरों को स्थान दिया। इसने उलेमाओं को तो बाहर रखा ही रखा। उलेमा धर्म गुरु को कहा जाता है, उनको बाहर रखा ही रखा। उसके अलावा कुलीनों को भी नहीं लिया, उसकी जगह सादा अमीरों को लिया। सादा अमीर वे अमीर थे जो निम्न कुल के थे। इसने राजत्व का स्रोत दैवीय स्रोत माना। इसने सिक्कों पर जिले इलाही लिखा, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। यानी इसने अपने शासन को ईश्वर द्वारा प्रदत्त माना है। इसने खलीफा से संबंध अवसरवादी माने हैं, मतलब 2 बार खिल्लत प्राप्त की है। यानी खलीफा से जो खिल्लत प्राप्त की है उसको अवसर के अनुसार, यानी ज़्यादा विद्रोह बढ़ने के कारण मांग लिया, लेकिन 2 बार इसने खिल्लत प्राप्त की, जिसमें एक बार खिल्लत इसने असत्य रूप से प्राप्त की, दूसरी बार इसने वास्तविक खिल्लत प्राप्त की। इसने सार्वभौमिक बौद्धिकवाद को समर्थन दिया है। अपने प्रशासन में सभी धर्म को स्थान दिया है। जैन, बौद्ध, ईसाई, हिंदू सभी को स्थान दिया है। इसने बौद्धिकवाद पर बल दिया है। विदेशी शासकों से संबंध, अभी तक हमने सल्तनत में विदेशी शासकों से संबंध के बारे में सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक में ही देख रहे हैं, क्योंकि इसने विदेशी शासकों से संबंध रखे। इसमें इब्न बतूता को चीन भेजा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि किसे चीन भेजा गया। इब्न बतूता को चीन भेजा गया है। अब नेक्स्ट है मंगोल अभियान। तराम सलीम ने मंगोल अटैक किया था। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और ये लगभग आखिरी हमला माना जाता है। इसमें कई अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, जिसमें इसामी ये मत देता है कि तराम सलीम का जो विद्रोह हुआ उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने असफल कर दिया था। फरिश्ता कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने तराम सलीम से समझौता किया था, जबकि मेहंदी हुसैन कहता है कि तराम सलीम मोहम्मद बिन तुगलक के पास ख्वारिज़्म के शाह के विरुद्ध मदद मांगने के लिए आया था। इब्न बतूता तराम सलीम को झूठा और भगोड़ा मानता है। फिर हुआ राजपूत अभियान हमीर देव सिसोदिया के विरुद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की हार हो गई थी। नागरकोट अभियान में नेतृत्व मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया, जिसमें हिंदू सेना की हार हुई थी। दक्षिण भारत का अभियान, दक्षिण भारत के प्रति मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नीति अपनाई? पूर्ण विलय की नीति अपनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने पूर्ण विलय की नीति अपनाई है। दक्षिण भारत को इसने 5 भागों में बांटा है। वो 5 भाग कौन से थे? माबर, दार समुद्र, देवगिरी, तेलंगाना और काम्पिली। इन 5 भागों में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत को बांटा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो विद्रोह हुए उसमें पहला विद्रोह गुलबर्गा का विद्रोह माना जाता है। गुलबर्गा गैस स्टार्ट होता है, तो गुलबर्गा का विद्रोह गुस्साप ने किया था। इसे हम इजीली याद रख सकते, गुलबर्गा गुलबर्गा का विद्रोह गुस्साप ने किया। गुस्साप के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक ने अहमद अय्याज को भेजा। अहमद अय्याज को गुस्साप के पीछे भेजा गया। गुस्साप के पीछे भेजा गया और गुस्साप भाग के कहाँ चला गया? काम्पिली चला गया। तो अहमद अय्याज ने इसमें 3 बार आक्रमण किया। उसके बाद गुस्साप यहाँ से भाग के होयसल दार समुद्र शासक वीर वल्लाल तृतीय के पास चला गया।
वीरबल्लाल तृतीय के पास चला गया। वीरबल्लाल तृतीय ने अहमद अय्याज को गुस्साप सौंप दिया, जिसके बाद गुस्साप के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। फिर माबर अभियान हुआ। माबर अभियान एहसान शाह ने विद्रोह किया था। इसके विरुद्ध सुल्तान दमन करने हेतु कहा जाता है माबर जाता है, लेकिन उससे पूर्व एहसान शाह के पुत्र इब्राहिम खगतीदार, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हासी व सुरसती का इक़्तिदार बनाया गया था, सुल्तान के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अब सुल्तान एहसान शाह के दमन के लिए माबर अभियान पर जाते हैं। तो दक्षिण में बीदर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ प्लेग बहुत अधिक फैल रखा था, जिसके कारण सुल्तान की 2/3 सेना वहीं पे ध्वस्त हो गई और 1/3 सेना पुनः दिल्ली लौटी। इस प्रकार यह अभियान बिना अभियान के ही असफल हो गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रताप रुद्रदेव के पुत्र, हमने पिछली क्लास में प्रताप रुद्रदेव के बारे में पढ़ा था, जिसमें जूना खां के द्वारा वारंगल अभियान किया गया और प्रताप रुद्रदेव को दिल्ली भेजा गया। वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनका पुत्र कृष्ण नायक जो था, उसने हिंदुओं को संगठित किया। इस अवसर का फ़ायदा उठा के सुल्तान ने हरियर और बुक्का, जिनको वारंगल अभियान के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा पकड़ा गया था, उनको प्रशासक और मंत्री बनाकर दक्षिण क्षेत्र में भेजा गया और इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई। आज हम विद्रोह में गुलबर्गा और माबर तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के विद्रोह और योजनाएं पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, इसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक को पूर्ण करवा देंगे और एग्ज़ाम्स में आपको लगभग इसी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।